बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ा इशू जो है वो खड़ा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर जो मीडिया के अंदर जो बहस हो रही है, जो हमारे एंकर्स और न्यूज़ कास्टर्स और टीवी चैनल्स जो है इस पर जो डिस्कशंस कर रहे हैं, वो इसके बहुत सारे पहलुओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक बहुत ही सतही किस्म का तजिया वो हो रहा है और इस बात का इतराक नहीं किया जा रहा कि ये जो इशू है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का और एक अमन बहाल करने का, इसका पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत बड़ा है, इसका कैनवस बहुत बड़ा है। इसको हम बहुत लिमिटेड उसमें जो है नहीं देखना चाहिए। इसको बड़े कैनवस में अगर हम देखें, बुनियादी तौर पे हमारा जो आज का तजिया है वो इस हवाले से है कि ये बड़ा कैनवस जो है वो क्या है। इस पे बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए, कई प्रोग्राम्स जो है इसके ऊपर हुए हैं, लेकिन हर प्रोग्राम में किसी एक पहलू का तज़किरा है, किसी दूसरे प्रोग्राम में दूसरे पहलू का तज़किरा है। बाज़ जगहों पे जो बात हुई है आर्टिकल्स के अंदर, वहाँ भी बहुत कम पहलुओं का जो है अहाता किया गया है। हमारी आज इस डिस्कशन का जो बुनियादी तौर पर मकसद है वो ये है कि ये जो रियासत ने फ़ैसला किया है कि तहरीक तालिबान के साथ जो है मुज़ाकरात किए जाएँ और इस मसले को जो है किसी तरह पुरअमन तरीके से जब हल किया जाए, मैं इसके मुख्तलिफ पहलुओं को जो है वो जायज़ा लेता हूँ। सबसे पहली और बुनियादी बात जो याद रखने की है वो ये है कि हमारे यहाँ जो तखरीब कारी का और दहशत गर्दी का जो अंसर था, जिसने पिछले 20 साल के अंदर 80,000 जानें ली, जिसमें हमारा 75 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान हुआ। ये मईशत का तो बज़ाहिर वो नुकसान है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी जिससे हमारी तिजारत जो है मुतासर हुई है, या जिसकी वजह से हमारा जो नुकसान हुआ है, अमलाक को नुकसान हुआ है, या इस तरह के से आप कह सकते हैं कि जो हमारा तिजारती जो है खसारा इसकी वजह से हुआ है कि हम बैरूनी ममालिक के साथ जो है वो ढंग से तिजारत नहीं कर सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा बड़ा है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट जो है उसकी रफ्तार स्लो हुई और हमें हमारी मईशत को जो है इसके बड़े भारी नुकसान हुए। तो 75 अरब डॉलर हम इस सेंस में कहते हैं। असल में ये खसारा इससे बहुत ज़्यादा है, यानी 20 साल जो आपकी मईशत को एक यानी उसकी गाड़ी जो है वो एक पटड़ी के ऊपर है, एक स्टेशन के ऊपर खड़ी रही है और जबूत का शिकार रही है, वो आगे नहीं बढ़ी है। उसकी वजह से जो हमारे फ्यूचर के ऊपर इसके असरात हैं, हमारी जो तरक्की की शरह है उसके ऊपर इसके बहुत बड़े असरात जो है वो मुरतब होंगे। और अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो 75 अरब डॉलर से ये बहुत ज़्यादा बनता है। अब ये बुनियादी तौर पे जो बदअमनी थी जो पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर और फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी, जैसे लेटेस्ट वाक़या हुआ था वो दासूर डैम के करीब जो है वो चीनी इंजीनियर्स पे हुआ था, तो शुमाली इलाका जात भी इससे बच नहीं सके हैं। आज़ाद कश्मीर का जो खिता था वो भी इससे मुतासर हुआ। तो चारों सूबे और पूरा मुल्क जो है इस दहशत गर्दी से मुतासर हुआ। और अब इन चीज़ों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हमारा कितना नुकसान हुआ और कितना जो है हमारा हमें इसका जो है असरात भुगतने पड़ेंगे। अब चूँकि आगे देखने की बात है तो उस लिहाज से मैं आपसे ये कहूँगा कि इसमें एक बड़ा अंसर जो है जिसको हमें देखना चाहिए वो ये था कि इन दहशत गर्दी की तंजीमों को फंडिंग हो रही थी बाहर से। इसको जो है इंडिया फंडिंग कर रहा था इसकी। बहुत सारे और ममालिक थे जिन्होंने हमारे इन दहशत गर्द तंजीमों का इंतखाब किया, उनके अंदर उनके नेटवर्क्स के अंदर अपने असरात पैदा किए, उनके ऊपर असरअंदाज हुए और उनको फंडिंग वगैरह की। कम अज़ कम जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हैं, एक बात आप याद रखिए कि ये इस फॉरेन फंडिंग का रास्ता जो है हम रोक सकेंगे। ये पहला पॉइंट है जिसको हमें जहन में रखना है कि भारत अब टीटीपी के ज़रिए, यानी अगर हम टीटीपी को न्यूट्रलाइज़ कर लेते हैं, इस मुआहदे के ज़रिए जो है हम उनको एक अमन के धारे में जो है वो ले आते हैं। और इस पर हम बाद में बात करते हैं कि अमन जो है वो किन लोगों के साथ होगा और किन लोगों के साथ नहीं होगा। ये एक रेड लाइंस हैं जिसमें मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन ये जो फॉरेन फंडिंग हमारी दहशत गर्दी को जो है वो हो रही थी, हमारे जो दहशत गर्द अनासर थे, गिरोह थे, उनको जो फंडिंग हो रही थी वो इससे रुक जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, यानी इससे पहले अगर हम बात करते थे कि टीटीपी के साथ बात कौन करे, अगर हम इससे पहले मुज़ाकरात चाहते भी थे तो हमारे पास कोई टूल नहीं था, हमारे पास जो है कोई ऐसी क़ुव्वत नहीं थी जो मुअस्सर हो, ताकतवर हो, असर व रसूख रखती हो, चाहे वो कबायली उसका असर व रसूख हो या सियासी असर व रसूख हो, जो इन्फ्लुएंस कर सके।
हमने बाज़ उलमा को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की कि उनके ज़रिए जो है तालिबान को नॉर्मलाइज़ किया जाए, उनके साथ कोई अमन की बातचीत हो सके, लेकिन ये सारी चीज़ें नाकाम हुई। अब हमारे पास एक बड़ा ताकतवर टूल है, बहुत ताकतवर जो है हमारे पास एक क़ुव्वत है अफ़गान तालिबान की सूरत में। और फिल हकीकत जो है वो ये जो मुज़ाकरात इनफेक्ट हुए हैं, ये तालिबान का इनिशिएटिव था, यानी अफ़गानिस्तान के जो तालिबान थे, जो 15 अगस्त के बाद जो है काबुल में दाखिल होते हैं और पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करते हैं और उसको अपने कंट्रोल में लेके आते हैं। साबका हुकूमत जो है वहाँ से चली जाती है और अफ़गानिस्तान इनफैक्ट जो है वो कंट्रोल में चला जाता है तालिबान के। तो उसके बाद तालिबान एक ऐसी क़ुव्वत बन गए कि हम उनको इस्तेमाल कर सकते थे और उनके ज़रिए हमने TTP के साथ जो है हमने बात की है। तो अब हमारे पास एक ऐसी फ़ोर्स मौजूद है जो यानी पाकिस्तानी तालिबान को किसी मुआहदे के ऊपर लेके आ सकती है। यानी पहले तो मुज़ाकरात की मेज़ पे ला सकती है, फिर जो है उस मुज़ाकरात के नतीजे में जो चीज़ें हमारे तय होती हैं रियासत की और TTP के दरमियान, उसको ज़ाहिर है उसकी एक गारंटी भी चाहिए, उसको इन्फोर्स करने के लिए भी एक क़ुव्वत चाहिए। तो अफ़गान तालिबान जो है वो इस शक्ल में मौजूद है और इसमें ये पहलू जो है हम मद्देनज़र रखें कि जो भी अभी तो ज़ाहिर है कि इब्तिदा है, इस मुआहदे की शक्लें जो है वो आस्ता आस्ता आपके सामने आएंगी। अभी सीज़फायर हुआ है, ये मुज़ाकरात चलेंगे और कहा यह जा रहा है कि 6 से 8 महीने लगेंगे इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन जो तालिबान को यानी TTP को उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद के ऊपर पाबंद करना है, वो काम सिर्फ अफ़गान तालिबान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यानी जो मुआहदा तय होगा उसकी शराइत पे जो अमल दरामद होगा उसके ऊपर जो है TTP को कायम रखना और उससे इन्फोर्स कराना और फिर उससे जो बगावत करते हैं उनको सज़ा देना और उनको जो है उस दायरा कार के अंदर लेके आना, ये काम सिर्फ अफ़गान तालिबान कर सकते हैं। ये दूसरा पहलू है जो आपको थोड़ा सा जो है वो जहन में रखना चाहिए। तीसरी बात जो है वो बहुत ज़रूरी है जिसको समझना चाहिए कि पिछले 20 साल से आपकी मुसल्लह अफवाज है मुसलसल एक दबाव में रही है। यानी ये दुनिया की सबसे बड़ी एक खाना जंगी थी कि जिसके साथ आपकी फ़ौज जो है नबूद आजमाती। कितने ऑपरेशन जो है वो हुए, हर इलाके के लिए एक अलग अलग ऑपरेशन जो है हुआ। अब तो शायद लोगों को उनके नाम भी याद ना हो कि कितने हमने रद्दुल फसाद जैसे जो है बेशुमार ऑपरेशन किए, सवात का ऑपरेशन किया। तो आपने अपनी फ़ौज को एक भट्टी में से गुजारा। अब वो सही है कि वो एक तैयार फ़ौज है, वो एक कम्बैट पोजीशन में जो है जो मौजूद है, उसकी ट्रेनिंग भी सारी मुकम्मल हो गई है और उसके बेस्ट सोल्जर ऑफिसर जो है वो पक के तैयार होके कुंदन होके आपके सामने आ गए। लेकिन कभी भी किसी भी मुल्क की फ़ौज को आप मुसलसल एक हालत जंग में नहीं रख सकते। आपने उसको उस नफ्सियाती और जहनी दबाव से निकालना है। ये वो मौका है, अगर TTP के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो हमारी फ़ौज को एक सुकून का सांस लेने का मौका मिलेगा। वो कोई और बेहतर काम जो है वो कर सकेंगे, अपने वसाइल को कहीं और बेहतर तरीके से खर्च कर सकेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एक बात जो ज़रूरी है यहाँ मेंशन करना कि जब ये मुज़ाकरात होंगे तो ज़ाहिर है जब रियासत ये कह रही है कि ये आईन पाकिस्तान के अंदर होंगे, तो इसका मतलब ये है, आईन पाकिस्तान के अंदर कहने का मतलब ये है कि तालिबान को रियासत की रिट को तस्लीम करना पड़ेगा। जो इलाके जो पाकिस्तान के इलाके हैं उसमें रियासत का कानून चलेगा, उसमें इनकी शरई अदालतें नहीं चलेंगी, इनके मुसल्लह जत्थे वहाँ पे असला लेके जो है लोगों को टेरराइज़ नहीं कर सकेंगे, ये भट्टे नहीं ले सकेंगे। ये रियासत की रिट होती है कि उन्हें कानून की हुक्मरानी के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किसी भी मुझे आर्टिकल में किसी एंकर के मुंह से ये बात सुनने को नहीं मिली, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आप ये देखें कि इस वक्त जो अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर उजलत में जाते हुए, एक हंगामी हालत में जाते हुए जो बहुत मोहलिक और बहुत ही यानी जदीद किस्म का असला छोड़ के गया है। कहा यह जाता है कि ऐसे छोटे वेपन्स की तादाद 2 लाख के करीब है और उसके अलावा कुछ बड़े वेपन्स भी हैं। ये सारे के सारे वेपन्स तालिबान के कंट्रोल में चले गए। इस बात का खदशा मौजूद था कि TTP भी ये सारे जो हथियार है वो हासिल कर सकती थी। लेटेस्ट दुनिया का जदीद तरीन असला उनके हाथ लगता तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज के साथ उनका मवाजना करना बड़ा मुश्किल काम था। ये असला जो है पाकिस्तान ने ख़रीदना शुरू किया है। यानी तालिबान को पैसों की ज़रूरत है क्योंकि उन्हें अपनी इकॉनमी चलाने के लिए, उनको अपनी मईशत चलाने के लिए, उन्हें अपने तालिबान जो सोल्जर्स हैं उनको पे करने के लिए और जो शहदा की फैमिलियाँ हैं उनकी कफालत करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी। पाकिस्तान ने ये असला ख़रीदना शुरू किया है। तो ये एक बहुत बड़ा यानी तब्दीली होगी कि ये असला TTP के हाथ नहीं लगता बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज के पास जो है वो आ जाता है। एक और जो चीज़ है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है
एनीवे ज़िमनी चीज़ों को पहले बयान कर रहा हूँ, फिर मैं इसके ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो है उस पर जाऊँगा कि आपको नज़र आएगा कि इसमें जो बहुत मुतासर होने वाली पार्टीज़ हैं, जैसे ANP है, ANP के कई लीडर्स मारे गए, उनके कई वर्कर्स मारे गए। उनका ये कहना है कि 2018 का इलेक्शन और उससे पहले जो इलेक्शन था उसमें उनको नुकसान हुआ, उन्हें खुल के अपनी कैंपेन नहीं करनी पड़ी, तो सियासी तौर पे भी उनका नुकसान हुआ, जानी और माली तौर पे नुकसान हुआ। ANP जो है दहशतगर्दी की वजह से श्रिंक होकर बहुत थोड़ी उसकी पावर जो है वो रह गई थी। इसी तरह पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो जो कि चेयरपर्सन थी, उनकी शहादत हुई, उनका बहुत बड़ा जो है वो लॉस हुआ। तो फितरी तौर पे ये दो पार्टियाँ और कुछ और पार्टियाँ जो हैं जो नेशनलिस्ट हैं वो मुखालफत करेंगी इसकी। लेकिन मैं आपको हतमी तौर पे ये बता सकता हूँ कि एंड ऑफ द डे, चूँकि अमेरिका की क़यादत ने इनको एतमाद में लिया है, एंड ऑफ द डे अगर कोई पार्लियामेंट इसकी तौसीक करती है या सियासी जमातों को इस मायदे की जो है तौसीक के लिए कहा जाता है, तो सारी अपोजिशन और गवर्नमेंट एक जो है पेज पे होंगी और वो इस मायदे की जो है साथ देंगे। अब इसके हम बड़े मंजर की बात करते हैं कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है, पाकिस्तान को क्या ज़रूरत थी जब तालिबान अमली तौर पे हमारे फ़ौज की जो ऑपरेशन हुए हैं उसके नतीजे में कमज़ोर हो गए थे और उनकी ताकत जो है वो महदूद हो गई थी, बल्कि ख़त्म हो गई थी। तो ऐसे तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने की क्या ज़रूरत थी, इसकी किस तरह से उन्होंने ज़रूरत महसूस की। हकीकत ये है कि ये एक वक्ती तौर पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक तब्दीली आई, भारत वहाँ से जो है वो चला गया, उसके कैंप वहाँ से बंद हो गए और तहरीक तालिबान के लोग या तो जेलों में थे वो बाहर आ गए, या ये कि वो बज़ाहिर न्यूट्रलाइज हैं, इस वक्त जो है वो कुछ कर नहीं रहे। लेकिन ये किसी भी वक्त ये सूरत हाल तब्दील हो सकती है। यही TTP आपके सामने दोबारा एक अफरियत बन के जो है वो एक देव की शक्ल में आ सकती है और ये अपने आप को जो है अमन के हालात में जो है वो तैयार करके दोबारा ताकतवर होकर आपके सामने आ सकती थी। तो इसलिए ज़रूरी था कि उसे मुज़ाकरात के ज़रिए न्यूट्रलाइज़ किया जाए। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रियासत ने ये बात तय की है कि वो लोग के जो बड़े जंगी जराइम में मुलव्वस हैं, जैसे पेशावर स्कूल का वाक़या है, उसके अंदर जो दहशतगर्द मुलव्वस थे या और बड़े बड़े वाक़यात जिसमें तालिबान मुलव्वस थे, उनके साथ तो कोई रियायत नहीं की जाएगी। वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे, उनकी जो सज़ा बनती है वो उसको भुगतेंगे और उनके साथ कोई नरमी नहीं की जाएगी। लेकिन तालिबान के नीचे के जिनको फुट सोल्जर्स हम कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी तादाद है। मसलन मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि जब सवात का ऑपरेशन हुआ तो मुल्ला फजलुल्लाह के साथ जो है कोई 7-8 हज़ार लोग थे जो उनके फुट सोल्जर्स थे, और फिर ये अफ़गानिस्तान चले गए थे और वहाँ से ही कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए और बहुत सारे लोग आज मौजूद हैं, लेकिन इनके कोई जंगी जराइम नहीं है। ये किसी ऑपरेशन में या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस तरह से इस्तेमाल नहीं हुए, ये अफ़गान सरज़मीन के ऊपर मौजूद थे। इनको हम फुट सोल्जर इसलिए कहते हैं कि इनको आगे इस्तेमाल किया जाना था और ये इस्तेमाल नहीं हो सके, या उनके जराइम बहुत थोड़े हैं, बहुत कम लेवल के हैं। तो ऐसे लोगों की बड़ी तादाद को न्यूट्रलाइज़ करने से बड़ा फ़ायदा होगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा था या इसकी ज़रूरत जो है वो क्यों महसूस हुई थी। आप अगर पूरे खित्ते की एक सूरत हाल को देखें कि हम जब से पाकिस्तान बन रहे हैं, हम 70-74 साल, हम एक ब्लॉक में थे, हम अमेरिकन ब्लॉक में थे, हम नेटो के साथ थे, हमारी सारी जो सियासी जो सोच थी, जो हमारी पॉलिसीज़ थी वो प्रो अमेरिकन थी और हम उस ग्रुप के साथ जो है वो चलते रहे। अब हालात तब्दील हो गए। अब इस खित्ते के अंदर चाइना है, चाइना एक नई ताकत के तौर पे जो है वो उभर रहा है। रूस जो है वो इस खित्ते के अंदर अपना एक असर व रसूख चाहता है, एक मुतबादिल क़ुव्वत के तौर पे है, और एक अलाइंस जो है नया वजूद में आ रहा है। एक ऐसा अलाइंस कि जो हमें भारत से महफूज करता है, एक ऐसा अलाइंस जो हमें यूरोप और अमेरिका की जो यानी वो जो उनकी एक पॉलिसी थी हमें ब्लैकमेल करने की, हमें प्रेशराइज़ करने की और हमें जो है वो तंग करने की, हमें उससे निजात का मौका मिल रहा है। अब इस ग्रुप के अंदर कौन होगा? ज़ाहिर बात है कि जब तालिबान न्यूट्रलाइज़ होंगे तो ईरान को एक तहफ़्फ़ुज़ महसूस होगा। एक पुरअमन अफ़गानिस्तान के जिसके अंदर कोई जंग व जदल नहीं है, कोई सिविल वॉर नहीं है, एक पुरअमन पाकिस्तान जिसके अंदर कोई जंग जदल और कोई मतलब सिविल वॉर नहीं है, वो ईरान को सूट करता है। लिहाजा ईरान इस ब्लॉक के अंदर होगा। रूस की सारी कोशिशें जो है वो इसमें यानी एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है कि चाइना हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो और अफ़गानिस्तान हो, और ये 5-6 ममालिक, और फिर जो सेंट्रल एशिया की जो मुसलमान रियासतें हैं, ये सारे 10-11 मुल्क बन के एक नया जो है वो अलाइंस तश्कील दें। इसकी एक स्ट्रेटजिक जो है वो भी दिफाई नुक्ता नज़र से भी इसकी एक होगी, इम्पोर्टेंस होगी। लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि आप इसको ये समझें कि एक बहुत बड़ा तिजारत का एक गेट है जो इस वक्त बंद है, और ये सारे 10-11 ममालिक जो है इस गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं।
اور یہ گیٹ جو ہے وہ امن کا گیٹ ہے. جس وقت افغانستان میں امن ہوگا اور پاکستان میں امن ہوگا تو آپ کو سی پیک کے اوپر بڑی تیزی سے پیش رفت ہوتی نظر آئے گی. جو چائنا کا سرمایہ کار ہے، یہ چائنا کی اپنی حکومت جو سرمایہ کاری کرنی چاہ رہی ہے، اس کے سامنے اب کوئی تحفظات نہیں ہوں گے. اس کو ایک بالکل واضح راستہ جو ہے وہ امن کا نظر آئے گا اور گرم پانیوں تک وہ اپنی تجارت کو فروغ دیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو افغانستان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں، پڑوسی ممالک ہیں، جو مسلمان ریاستیں ہیں وہاں کی، ترکمانستان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ان ممالک کے بہت زیادہ وسائل ہیں. انہوں نے گیس کی پائپ لائنز جو ہے وہ اپنے بارڈرز تک پہنچا دی ہیں. صرف یہ ہے کہ امن ہو تو افغانستان سے اس کو گیس پائپ لائن کو کنیکٹ کیا جائے اور پاکستان میں وہ گیس ہے اور پھر یہاں سے آگے خطے کرنے جائے، دوسرے ممالک میں جائے. تاجکستان کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ بجلی کے وافر مقدار موجود ہے، جو ایکسٹرا ہے اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، وہ اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہے. اور بجلی ہمارے اس ایریا کی بھی ضرورت ہے، افغانستان کی بھی ضرورت ہے. تو اس امن سے جو آپ کے توانائی کے وسائل جو ہے وہ ایک دریا کی شکل میں بہہ کے آنا شروع ہو جائیں گے. تجارت بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ فروغ پائے گی. اگر بہت سارے لوگ جن کی عمریں 40 سال، 45 سال، 50 سال سے اوپر ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلی جب افغانستان کے اندر لڑائی ہوئی تھی اور روس جب افغانستان میں آیا تھا تو بنیادی طور پہ وہ جو گرم پانی ہے، گوادر کی پورٹ ہے اور جو بحیرہ عرب ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آیا تھا. اب اس کو یہ راستہ ایک امن اور دوستی کی شکل میں مل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے پورا فائدہ جو ہے وہ اٹھائے گا. تو یہ جو ایک نیا خطہ ہے جو امن سے دوچار ہوگا، یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے ثمرات کو سمیٹنے کا وقت اب آ گیا ہے. اب اس خطے کی معیشت کو اوپر لے جانے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے اور اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں. اس میں لوازمات میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ امن ہے. امن کے بعد جو ہے وہ انفراسٹرکچر ہوتا ہے. انفراسٹرکچر کے بعد آپ کو توانائی کے ذخائر چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کارخانے چلانے ہیں یا کوئی پروڈکشنز کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو توانائی چاہیے. چین اپنی تجارت کے اوپر فوکس کرے گا. ایران کو اس علاقے کے اندر جو ہے وہ تحفظ چاہیے اور امن چاہیے. اسی طرح ایک اور پہلو ہے جو مذہبی پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو مذہبی نقطۂ نظر سے ہمارے گلف کے کچھ ممالک ہیں اور سعودی عرب ہے جو اپنے مفادات کے لیے ایک شیعہ اور سنی کی جو ایک تفریق پیدا کی جا رہی تھی، اس کو جو ہے آپ روک سکیں گے. یہ بہت بڑے اس کو جو ہے بم اس کے سامنے بن جائے گا. اور یہ سارے ممالک جو ہیں یہ آپ کو امداد کے نام پہ اور یعنی آسان اس میں جو ہے قرضے کی نسبت جیسے ہمیں تیل وہ فراہم کرتے ہیں کہ وہ اس کے پیسے ہم سے بعد میں لیتے ہیں. یہ سارے ایک بلیک میلنگ کے ٹولز ہیں جس میں یہ سارے ممالک ہمیں استعمال کرتے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. اور آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سارا پلان میں نے سارا سینیریو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے جو مخالف ہیں وہ بھارت بھی ہے، امریکہ بھی ہے اور یورپ کے بعض ممالک بھی ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ایسا خطہ جو ہے وہ امن سے دوچار ہو اور یہاں ایک نیا بلاک تشکیل پائے اور چین کو اور روس کو یہاں سے فوائد سمیٹنے کا موقع ملے. تو انہوں نے کچھ قوتوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا ہے، ان کو اسلحہ دینا شروع کیا ہے، ان کو وسائل دینے شروع کیے ہیں، ان کو تربیت دی ہے، ان کی باقی ضروریات پوری کرتے ہیں. جیسے داعش ہے، داعش جیسے گروپوں کو مضبوط کیا جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ 15 اگست کے بعد جب سے طالبان آئے ہیں افغانستان میں، داعش ایک نئی شکل میں جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے اور اس نے زچ کرنے کی پوری کوشش کی ہے. طالبان کو بہت خوفناک قسم کے حملے جو ہے وہ کیے ہیں. یہ سلسلہ بڑھے گا. اب داعش سے خوف زدہ ہے روس، داعش سے خوف زدہ ہے ایران جو بنیادی طور پہ اس کے ٹارگیٹ ہیں، اور داعش سے خوف زدہ ہے طالبان. یہ تین آپ کو بنیادی طور پہ نظر آتے ہیں جو ہدف ہے داعش کا. لیکن ہم بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں گے. اس کے بعد داعش جب وہاں سے طاقت حاصل کر کے اس طرف آئے گی بارڈر کے تو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی. تو آپ کو افغانستان اور پاکستان کی بارڈر کے اوپر جو ایک طویل آپ کو فینسنگ نظر آئی تھی، یہ اس منصوبے کا حصہ تھا جس امن کے لیے ہم آج ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کریں. اس کی ابتدا ہم نے 7-8 سال پہلے شروع کر دی تھی جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تبدیل ہوئی تھی، جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس علاقے میں ایک نئے بلاک کی تشکیل میں جو ہے اپنا رول پلے کریں گے. تو یہ اس کی جزویات ہیں کہ ایک بارڈر تشکیل دی گئی، یہاں پہ امن کے لیے گروپوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی گئی، چین کے ساتھ تجارتی ہمارے روابط جو ہے وہ بڑھے. تو اس پورے سینیریو کے اندر جب آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو منظر کچھ اور نظر آتا ہے. پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ قربان کرنی پڑتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے بڑی دنیا کے اندر کیا جنگ ہوئی ہوگی جب ساری دنیا کا امن تباہ ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ سارے ملکوں کو آنا مذاکرات کی میز پہ پڑ گئی. جتنی بڑی جنگ ہو، جتنی بڑی قربانیاں ہوں، جتنی بڑی تباہیاں ہوں، بیٹھنا آپ کو مذاکرات کی میز پہ پڑتا ہے. اور دو ملک جب بیٹھتے ہیں تو وہ دو قومیں ہیں، دو علاقے ہیں، دو زبانیں بولنے والے لوگ ہیں.
TTP اسی علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے اندر کے لوگ ہیں، ہماری زبان بولنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں، تو ان کے ساتھ بھی مذاکرات کا کرنا بنتا ہے. لیکن اس پہ جو تشویش ہے، جو عوام کی تشویش ہے، سیاسی جماعتوں کی تشویش ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے طالبان کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں عوام کو اور میڈیا کو اور سیاسی جماعتوں کو پوری طرح اعتماد میں لینا چاہیے. لیکن میری گزارش آخر میں ایک دفعہ پھر یہی ہوگی کہ آپ اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں، بڑے کینوس میں دیکھیں، اس کو چھوٹی سوچ اور محدود سوچ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ ان موضوعات پہ آپ کے ساتھ دوبارہ بات چیت ہوگی اور دوبارہ میں حاضر ہوں گا، پھر بات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.